जंगल। वैसे तो जंगल बहुत ही आश्चर्यजनक और हमें कौतूहल का विषय लगता है, पर जंगल में कई सारे ऐसे राज और इसका ऐसा विज्ञान है जैसे आम आदमी और आज के मूलभूत जो हमारी शैक्षणिक पद्धति है इसमें छिपाया गया है या कहीं ना कहीं उसे बताया नहीं जा पाया है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है द ग्रेट साइंस में। आज हम बात करेंगे कि आखिर जंगलों का, वनों का विज्ञान क्या है। तो बात कर लेते हैं वनों के बारे में। वन मतलब जंगल या फॉरेस्ट, ये एक ऐसा टर्म है, ये एक ऐसा प्रकृति का एक ऐसा अजूबा है जिसमें बहुत सारे पेड़ का जमावड़ा एक साथ होता है और इस पेड़ के जमावड़े पे बहुत सारे इकोसिस्टम और बहुत सारे पारिस्थितिक तंत्र एक साथ काम करते हैं। इनके इसी काम करने की पद्धति को एक नई इकोसिस्टम और एक नई बायोडाइवर्सिटी का गठन होता है। इसी बायोडाइवर्सिटी में जो ये वर्षा वन बने, चाहे वो कोई सा भी वन बने, चाहे वो कांटेदार वन बने, अलग अलग वर्षा वन और वनों के सामंजस्य से ही उस पूरी के पूरी पारिस्थितिक तंत्र का एक समंजस विकास होता है। बात कर लेते हैं कि आखिर जंगल में और सवाना में और वुडलैंड में फर्क क्या है। जंगलों की बात करें तो इनमें एक एरिया होता है, इसमें एरिया के हिसाब से उसकी डेंसिटी नापी जाती है। 1 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने पेड़ हो सकते हैं, उस पेड़ के घनत्व के हिसाब से उसकी कैनोपी परसेंटेज नापी जाती है। कैनोपी परसेंट वो परसेंट होती है जो भी कोई वृक्ष है उसकी छाया कितनी दूर तक फैलती है और उसकी छाया में कितने जीव पनप सकते हैं, ये होती है उसकी कैनोपी परसेंटेज। यदि किसी वृक्ष की कैनोपी परसेंटेज 60 से 100% है तो और उस एरिया में डेंसिटी में बहुत सारे पेड़ हैं तो उसे एक फॉरेस्ट कहा जा सकता है। इसी के विपरीत यदि सवाना जैसे जब बहुत बड़े घास के मैदान होते हैं, सवाना के बारे में कुछ कहें तो वो ऐसे बहुत बड़े घास के मैदान होते हैं जिनमें बहुत ही कम कैनोपी परसेंटेज होते हैं। उनमें 10 से लेकर के 30% ही होते कैनोपी परसेंटेज। कहा जाए तो जो पेड़ की छाया है वो उसमें कम से कम होती है। तो यहाँ पे हम आसानी से समझ सकते हैं कि एक वर्षावन वन और एक सवाना में क्या फर्क है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि जो वर्षावन बोलते हैं, वर्षावन में है क्या। जितने भी कटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय जगह होते हैं, उस उष्णकटिबंधीय जगह पे जो कर्क रेखा के समानांतर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे धरती का तापमान, सूर्य का प्रकाश और नीचे उपज करने वाली जो धरती से मिलने वाली ऊष्मा, इन सभी का एक सही समंजस एक ऐसी पारिस्थितिक तंत्र का गठन करता है जिसमें एक भी नहीं कई ऐसे पक्षी, प्राणी व ऐसे जीवों का निर्माण होता है। ऐसे जीवों का जीवन सबसे ज्यादा और उत्तम होता है। इसी प्रकार यदि इन सब चीज में सही सामंजस्य रहे तो वर्षावन कहलाता है। दुनिया में सबसे बड़ा वर्षावन अमेज़न है, आपको यदि पता हो तो। बात कर लेते हैं कि यदि कोई ठंड प्रदेश है तो वहां पे वन कैसे होते हैं। ठंड प्रदेश के जो वन होते हैं, यहाँ पे जनरली जो झाड़ होते हैं, जो पेड़ होते हैं वो कांटेदार होते हैं। वहाँ पे हमेशा बर्फ और पानी का सामंजस्य बना रहता है। यहाँ पे मिट्टी की जो मात्रा होती है वो उतनी स्थिर नहीं होती, वो इतनी स्थिर नहीं होती, वो हमेशा स्थिर होती, सतल होती है, वो कभी भी हिलते रहती है। और ऐसे ही इस जगह पे बहुत सारे भूस्खलन की भी संभावना होती है। ऐसे वनों की जड़ों की रफ्तार काफी धीमी होती है। ये पेड़ बाकी पेड़ों से ऊंचे होते हैं और यह पेड़ काफी मात्रा में बहुत ज्यादा काटे भी जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर हमारे भारत में किस प्रकार के वन होते हैं। भारत जैसे देश में जहाँ पे बहुत ही मल्टीकल्चर है, यहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है, तो यहाँ पे आपको हर प्रकार के पेड़ और हर प्रकार के सिस्टम का देखने को मिलेगा। यहाँ पे जनरली हम देखेंगे कि हमारे पास जो पेड़ होते हैं वो कटिबंधीय पेड़ और बहुत सारे ऐसे पारिस्थितिक तंत्र हैं जिसका होना आश्चर्य की बात लगता है। बहुत सारे वनों की सबसे खास बात यह है कि यदि आप देखें तो वो ऐसा लगता है कि मानव प्रकृति ने इसे बहुत ही सहजता और सरलता से बनाने की कोशिश की है और इन्हीं सहजता और सरलता में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जीवट फैलाने की कोशिश की है। और इन्हीं जीवट के फैलाने स्वरूप हम देख सकते हैं एक साथ कई सारे जीवन इसमें पनप रहे हैं और इन्हीं पनपते हुए जीवन को समझना हम वैज्ञानिकों का एक परम कर्तव्य है। यही बात कर लेते हैं कि अमेरिका के और बहुत सारे अलग अलग कनाडा और दूसरे प्रांतों में किस प्रकार के वर्षावन और वन होते हैं। तो बात कर लेते हैं वहां पे तो काफी सरल और सहज सही होते हैं, पर हमारे और उनमें से फर्क बस इतना है कि यदि हमारे पास यदि वन होते हैं तो उसके जो कैनोपी परसेंटेज होते हैं वो 80 से 100% तक हो जाती हैं, बल्कि वहां पे ऐसा नहीं होता। वहां पे वनों के एक अलग संरक्षण होता है और उनका एक अलग तरीके से देखभाल की जाती है। अभी इस मामले पे हमारा देश काफी पीछे है। वैसे बात की जाए अगर आंकड़ों की तो पूरी दुनिया में अगर कार्बन
इनटेक परसेंटेज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वर्षा वनों का ही होता है, क्योंकि वनों में सबसे खास बात यह है कि ये ऑक्सीजन का उत्सर्जन कर कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर सम्मिलित करते हैं। इसी से सबसे खास बात यह कि जिस दुनिया में जितने ज़्यादा से ज़्यादा यदि वन का तादाद बढ़े रहे या जो वन हमारे पास अभी उपलब्ध है उनकी अच्छे से देखभाल की जाए, तो उनमें सबसे खास बात यही रहेगा कि आने वाले पीढ़ी के लिए और आज की पीढ़ी के लिए भी एक सही सामंजस्य बना रहेगा। बल्कि इसके विपरीत हर एक देश में आज एक ऐसी संकट आने की बिल्कुल पूरी संभावना है कि जिस प्रकार से जनसंख्या का विस्फोट इस पूरी दुनिया में होता जा रहा है, उसी प्रकार से हमारे पूरी दुनिया में जितने भी हमारे पास प्राकृतिक संसाधन हैं उसकी ही गति तेजी से गिरते जा रही है और उसकी जो उपलब्धता है ये भी खत्म होती जा रही है। बात कर लेते हैं कि यदि ये वर्षा वन हो या नॉर्मल वन हो या कोई सा वन हो, इसकी एक रहने की और इसके होने की कब तक की संभावना है। तो ये संभावना आज से नहीं है, आज से करीबन 1.5 अरब साल पहले से ही वर्षा वन और दूसरे वन की संभावना पूरी दुनिया में पहले से ही थी। इस दुनिया में यदि समुद्र के बाद यदि कोई दूसरा सजीव प्राणी कह सकते हैं तो वो हमारा वन ही था। ये धीरे धीरे घास से पौधे और पौधे से एक बहुत बड़े वन में बदल गए और वन में बदलने के बाद एक नहीं कई अनेक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण किए। हर एक वर्ग मीटर पे ही एक ऐसा आपको नया पारिस्थितिक तंत्र मिलेगा जिसमें एक पेड़ कई सारे जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत है, खाने का स्रोत है और अलग से जीवन जीने का स्रोत है। इतने प्यारे व उत्तम श्रेष्ठ जीवन को हम अपने आंखों से देख सकते हैं और इनसे हम कई कुछ से सीख भी सकते हैं। यदि ये बात करें हमारे पूरे के पूरे पारिस्थितिक तंत्र में, तो वो कई सारे जीवों का यहाँ पे घर है। वो जीव यहाँ पे विचरण करते हैं, वो भी यहाँ पे रहते हैं, पर हमारे मनुष्य हस्तक्षेप ने इन्हें परेशान कर रखा है। यदि बात करें तो ऐसे भी जीव अभी हमने देखा नहीं है जो आज तक हमारे वैज्ञानिकों की नज़रों से परे है और ये एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र को निर्माण करते हैं जिसमें एक जीवन दूसरे जीवन से बिल्कुल लिंक है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। यदि बात करें तो प्रारंभिक जो ऊर्जा प्रणाली है, इस प्रारंभिक ऊर्जा प्रणाली में जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, उत्सर्जित करने वाले जो पेड़ होते हैं, जो जीव होते हैं, उनसे ही ऊपर जाते जाते ही एक बड़े ही एक इकोसिस्टम का तैयार होता है और इसे हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। हिंदी में कहा जाए तो फिर जमीनी पारिस्थितिक तंत्र। इस जमीनी पारिस्थितिक तंत्र में हर एक जीव का बहुत ही बड़ा और अभिन्न भूमिका रहा है हमारे इस जीवन में और इन्हीं जीवों के स्वरूप इस पूरे के पूरे वर्षावन और सारे के सारे वन और सारे के सारे प्रकार के सवाना, इन सभी में एक जीवन चक्र का, एक लाइफ साइकिल का एक बहुत ही बेहतरीन और अभिन्न अंग आज भी हम देखने को पाते हैं। पर हम मनुष्य ने किया क्या? हम मनुष्य ने किया अपनी मनमानी। हमने की अपने अर्थ को मजबूत करने के लिए जंगलों का सफाया, हमने जलाए पेड़, हमने किया नष्ट पेड़ और न जाने कितने तकलीफ दी हमारी माता प्रकृति को। हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी रुचि और अपनी कुछ तृष्णा के लिए कई सारों पेड़ को ऐसे काटे कि हमने उनके नामो निशान मिटा दिए। वैसे ये पेड़ सिर्फ और सिर्फ जंगली जानवरों के लिए नहीं, मेडिसिन और बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक उपचार के लिए और दूसरे हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, ऐसे सभी चीज़ों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। पर हम लोगों ने ये सारे के सारे पेड़ को बहुत सारे टेंडर्स में और बहुत सारे अलग अलग तरीके से बेचने की कोशिश की। इसमें सरकार का भी बिल्कुल उतना ही हक है जितना कि हमारे इस शिक्षा प्रणाली का। और सबसे बुरी बात यह कि इस शिक्षा प्रणाली में ये सब चीज़ के बारे में और डिटेल से बताया नहीं गया है और इन सब के फलस्वरूप हम देख रहे हैं कि इस पूरे के पूरे विश्व में एक नहीं कई सारे जगह से बहुत सारे पेड़ का खात्मा हो रहा है और इन्हीं सभी पेड़ के खात्मा में हम देख रहे हैं कि इस पूरी की पूरी धरती में जो पारिस्थितिक तंत्र है इसमें एक बहुत बड़ा संकट फैलता जा रहा है। पेड़ को काटने की पद्धति बहुत ही सामान्य हो गई है और इस पे से निकलने वाला जो धन और इसका जो राजस्व है, इसमें देखा जाए तो कई ट्रिलियन डॉलर्स, कहा जाए तो कई अरबों खरबों रुपए की इनके पूरी बिजनेस बनी हुई है और इस बिजनेस का कहीं ना कहीं हिस्सा हम भी हैं। यदि हम ही ये सब चीज़ों को सपोर्ट करेंगे, हम अपने आंखों से ये सब चीज़ होते हुए देखते रहेंगे, तो ये सब चीज़ एकदम बिल्कुल फलता फूलता रहेगा और कई किलोमीटर वर्ग के पेड़ सिर्फ और सिर्फ हमारे कुछ ही इच्छाओं के लिए काटे जाएंगे। और काटने के ही बाद इन सभी पेड़ों का एक इस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, वहाँ पे कई सारे इकोसिस्टम को हम तबाह कर रहे हैं। हर वो इकोसिस्टम जो आज तक खोजा नहीं गया हम उसे भी तबाह कर रहे हैं। यह दृश्य काफ़ी दर्दनाक है जिसे हम देख सकते हैं कि यदि पेड़ कट जाए तो उसके बाद का क्या दृश्य होता है। वहाँ पे आज भी जो पेड़ में रहने वाले पौधे, पेड़ में रहने वाले जो पंछी है, उसके आसपास विचरण होने वाले पौधे हैं, ऐसे जीव जो आज तक उनको अपने घर मानते थे, वे जब कभी अपने घर पे लौटेंगे तो उनके पास घर नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ हम अपने इस तृष्णा के लिए, शिक्षा के लिए हम कई सारे पेड़ों को यूं ही काट देते हैं।
पेड़ के बाजू से निकलने वाले रास्ते हमें दिखने में तो काफ़ी मनोरम लगते हैं, लेकिन इस रास्ते को एक हम अपना मंजिल मान बैठेंगे तो हम बहुत जल्दी इस पारिस्थितिक तंत्र को ख़त्म कर बैठेंगे। और साथ ही साथ एक ऐसे सिस्टम को तैयार करना जिसपे एक नहीं कई सारे पारिस्थितिक तंत्र काम कर रहे हैं और उसे ख़त्म करना, इसमें एक बहुत बड़ा अपराध के ही स्वरूप है ये। यदि हम देखें तो हम एक नहीं कई सारे ऐसे आने वाली पीढ़ी को भी हम तबाह कर रहे हैं और ऐसे आने वाले हम लोग जीवों को भी तबाह कर रहे हैं जिसे हम आज तक देख नहीं पाए हैं। जरूरत है इस दुनिया में तो एक संतुलन की, एक ऐसे संतुलन की जिसमें हमारे हर एक कदमों से इस परिस्थिति को और प्रकृति को बिल्कुल बचाए रखें और उस संतुलन का इज्जत और उस संतुलन का सम्मान हर एक मनुष्य अपनी पूरी ईमानदारी से करे। साथ ही साथ सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहे और लोगों के बीच में एक ऐसा जागरूकता फैले जिसे सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहा जाए और इसे हर एक वर्ग अपने ही जिम्मेदारी समझ के काम करे और इस परिस्थिति तंत्र को बचाए।